नमस्ते। सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही बीज को अगर 3 अलग-अलग देशों की मिट्टी में बोया जाए तो उससे 3 बिल्कुल अलग तरह के पेड़ उगे? आज हम जमात-ए-इस्लामी के ऐसे ही एक हैरान कर देने वाले सफर को समझने वाले हैं। एक ऐसा आंदोलन जो 1941 में शुरू हुआ और आज दक्षिण एशिया में उसकी 3 बिल्कुल अलग पहचान है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक ही आंदोलन एक देश में एक बड़ा पॉलिटिकल प्लेयर बन गया, दूसरे में एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनकर रह गया और तीसरे में तो उस पर बैन ही लग गया? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा, मतलब इसकी जड़ों तक। उस बीज को देखना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ था, यानी इसकी असली आइडियोलॉजी क्या थी और इसका स्ट्रक्चर कैसा था जब ये एक सिंगल यूनाइटेड मूवमेंट हुआ करता था। तो देखिए, जमात की जो कोर आइडियोलॉजी है वो है इकामते दीन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक दैवी सरकार बनाना। उनके हिसाब से इस्लाम सिर्फ एक पर्सनल मजहब नहीं है, बल्कि एक पूरा का पूरा सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम है, जिसे वो दीन कहते हैं। मतलब लक्ष्य ये था कि इंसानों के बनाए कानूनों की जगह डिवाइन सॉवरेंटी यानी ईश्वर की संप्रभुता को स्थापित किया जाए। और उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी आइडिया। और एक बात, ये कोई आम जनता का मतलब कोई मास मूवमेंट नहीं था। इसका स्ट्रक्चर एक बहुत ही सख्त पिरामिड जैसा था। सोचिए, सबसे ऊपर अमीर या सुप्रीम लीडर, उनके नीचे मजलिस शूरा मतलब एडवाइजरी काउंसिल, फिर आते थे अरकान जो इसके एलीट मेंबर्स होते थे, और सबसे आखिर में रफीक यानी कार्यकर्ता। तो ये एक तरह का वैनगार्ड था, एक अग्रिम दस्ता जिसका मकसद ही था पूरे सिस्टम में बदलाव लाना। लेकिन फिर कहानी में 2 ऐसे बड़े तूफान आए जिन्होंने इस आंदोलन का रुख ही मोड़ दिया, हमेशा हमेशा के लिए। ये 2 वो हिस्टोरिकल इवेंट्स थे जिन्होंने इस एक मजबूत पेड़ को अलग अलग देशों की सरहदों में बांट कर रख दिया। पहला तूफान 1947 में भारत का बंटवारा और दूसरा 1971 का बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। इन 2 घटनाओं ने मानो इस एक पेड़ के तने को ही तोड़ दिया और इसकी शाखाएं अलग अलग देशों में बिखर गईं। अब हर ब्रांच के सामने एक नई चुनौती थी, अपनी नई पॉलिटिकल जमीन के हिसाब से खुद को ढालना। और बस यहीं से इन सब के रास्ते हमेशा के लिए जुदा हो गए। तो चलिए अब एक एक करके इन तीनों ब्रांचेस को करीब से देखते हैं और समझते हैं कि अलग अलग देशों में इस आंदोलन ने आखिर क्या क्या शक्लें लीं। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। यहाँ पर जमात ने मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स को पूरी तरह से अपना लिया। इनका चुनाव चिन्ह है तराजू, जो इनके इंसाफ के नारे से मेल खाता है। और इन्होंने सिर्फ चुनाव ही नहीं लड़े, बल्कि 2002 में तो ये खैबर पख्तूनख्वा में सरकार बनाने में भी कामयाब रहे। इतना ही नहीं, इनका जो स्टूडेंट विंग है IJT, उसकी कैंपस पॉलिटिक्स में आज भी जबरदस्त पकड़ है। अब आते हैं भारत पर, और यहाँ कहानी बिल्कुल पलट जाती है। यहाँ की जो जमात-ए-इस्लामी हिंद है, उसने हमेशा से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से दूरी बनाए रखी। इनका पूरा फोकस सोशल रिफॉर्म्स, एजुकेशन और दावत पर रहा, मतलब अपने मैसेज को लोगों तक पहुंचाना। भारत में ये एक लीगली रिकॉग्नाइज्ड सोशो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है। और हाँ, एक बात साफ कर देना बहुत जरूरी है कि इसका जम्मू और कश्मीर वाली जमात से कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल लिंक नहीं है। अब तीसरी ब्रांच जम्मू और कश्मीर की। इसका रास्ता शुरू से ही बहुत कॉन्फ्लिक्ट रिडन रहा है। इस पर सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स और एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे हैं, और इन्हीं वजह से फरवरी 2019 में इसे UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जो कि एक बहुत सख्त कानून है, उसके तहत बैन कर दिया गया। और ये बैन 2024 में अगले 5 सालों के लिए और बढ़ा दिया गया है। और अब चलते हैं बांग्लादेश, जहां जमात का इतिहास 1971 के लिबरेशन वॉर के कह सकते हैं सबसे काले पन्नों से जुड़ा हुआ है। उस जंग में जमात ने पाकिस्तानी सेना का साथ दिया था और बांग्लादेश की आज़ादी के खिलाफ खड़ी थी। इन पर रजाकार जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस बनाने और जेनोसाइड यानी नरसंहार में शामिल होने के बहुत ही संगीन आरोप लगे। जंग खत्म होते ही इस पर बैन लगा दिया गया। लेकिन दशकों बाद 2009 से बांग्लादेश में हिसाब किताब का एक नया दौर शुरू हुआ। वॉर क्राइम्स की सुनवाई के लिए इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल यानी ICT बनाया गया। फिर आया 2013 का शाहबाग मूवमेंट, जब हजारों युवा सड़कों पर उतर आए और वॉर क्रिमिनल्स के लिए मौत की सजा की मांग करने लगे। इसका नतीजा ये हुआ कि जमात के कई टॉप लीडर्स को फांसी दी गई और पार्टी को इलेक्शन लड़ने से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया।
बांग्लादेश में जमात की कहानी किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं रही है। अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार ने एंटी टेररिज्म कानून के तहत इस पर फिर से बैन लगा दिया। लेकिन कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आया। जून 2025 में वहां की सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को पलट दिया और पार्टी को फिर से बहाल कर दिया, और इसी के साथ इसके दोबारा चुनाव लड़ने का रास्ता भी साफ हो गया। तो इन सब अलग-अलग रास्तों को देखने के बाद आज की बड़ी पिक्चर क्या है और इस पूरी कहानी से क्या बड़े टेकअवेज हैं? तो देखिए, 2025 का स्नैपशॉट कुछ ऐसा दिखता है। पाकिस्तान में जमात एक्टिव और पॉलिटिकल है। भारत में ये सोशियो रिलीजियस फील्ड में एक्टिव है। कश्मीर में ये बैन है। और बांग्लादेश में हाल ही में इसे बहाल किया गया है। चाहे ये लीगली तो वैलिड है, लेकिन पॉलिटिकली बहुत ही कंट्रोवर्शियल बनी हुई है। ये पूरी कहानी हमें 3 बड़ी बातें बताती हैं। पहली, कि आइडियोलॉजी बहुत रिजिलियंट होती है। बड़े लीडर्स के जाने के बाद भी उसका नेटवर्क जिंदा रहता है। दूसरी बात, किसी भी मूवमेंट का भविष्य इस बात पर डिपेंड करता है कि उस देश के हालात कैसे हैं। और तीसरी, सरकारें अक्सर बैन को एक सिक्योरिटी वाल्व की तरह इस्तेमाल करती हैं प्रेशर कम करने के लिए। तो इस तरह 1941 में जो एक आइडिया पैदा हुआ था, वो आज साउथ एशिया की 3 बिल्कुल अलग-अलग जियोपॉलिटिकल रियलिटीज में जी रहा है। विरासत एक, लेकिन हकीकतें और रास्ते बिल्कुल जुदा। और ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि एक ही आइडिया, एक ही बीज जब अलग-अलग मिट्टी में बोया जाता है, तो वो कितना और किस किस तरह से बदल सकता है।